नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो और भी कोई आने वाला एग्जाम हो, इंक्लूडिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जेबीटी, टीजीटी, जो भी एग्जाम है डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 158 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टिलेशन। तो बोलते हैं ये जो ध्रुव तारा होता है ये किस तारामंडल का हिस्सा होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्थ स्टार होता है, नॉर्थ स्टार जो है ये किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट होता है, तो ये लिटिल डीपर कॉन्स्टिलेशन का ये पार्ट होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिलेशन के बारे में पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि हैं। अगर हम बात करें पहले इस नॉर्थ स्टार की, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है वो कौन सी है। ऐसी कॉन्स्टिलेशन, ऐसा तारामंडल जो इजीली जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है स्काई में, तो वो बिग डीपर है। उसको अर्सा मेजर भी कहते हैं, उसको सप्तऋषि के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिलेशन है वो कौन सी है। तो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज करने वाली जो रिकॉग्नाइज की गई है कॉन्स्टिलेशन वो है हाइड्रा जो है ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपने अर्सा मेजर के बारे में ध्यान रखना है। बिग डीपर भी इसको कहते हैं, सप्तऋषि भी इसको कहते हैं। नॉर्थ स्टार के बारे में ध्यान रखिए कि नॉर्थ स्टार कौन सी कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, लिटिल डीपर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने। अगर हम स्टार्स की बात करें, स्टार्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। तो ब्राइटेस्ट स्टार वैसे तो सन ही है। और ये जो हम कॉन्स्टिलेशन बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिलेशन होता क्या है। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, और तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्यों टिमटिमाते हैं तारे। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन एटमोस्फेयर फ्लक्चुएट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके कारण तारे भी टिमटिमाते हैं। और यही क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए, अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 159 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बोलते हैं निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। हम अक्सर पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में, तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक पार्ट नहीं। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉर्नेडो दिया गया है। टॉर्नेडो जो है वो यूएस में जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहा जाता है। टाइफून दिया गया है। टाइफून जो है वो चाइना सी में कहा जाता है। हरिकेन दिया गया है। अगर हम हरिकेन की बात करें तो ये कैरिबियन आइलैंड में जाना जाता है। नॉरवेस्टर इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट इज अ लोकल विंड टाइप। लोकल विंड का टाइप है। और कहाँ पर ये लोकल विंड का टाइप है, तो नॉरवेस्टर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में एक हॉट विंड का टाइप है। आपको ध्यान रखना है कि लोकल विंड है, लोकल विंड में भी ये हॉट विंड है। और कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में ये हॉट विंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे लोकल विंड्स की। साइक्लोन्स में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमने जो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स उठते हैं उनको साइक्लोन सी कहते हैं। हरिकेन्स कैरिबियन सी में कहा जाता है। टाइफून चाइना सी में कहा जाता है। टॉर्नेडो यूएस का कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर कहा जाता है। विलीज ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम लोकल विंड्स की बात करें, हम बहुत कम लोकल विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, परंतु एग्जाम में पूछा जाता है लोकल विंड्स के बारे में। तो लोकल विंड्स में नॉरवेस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। ब्लिजार्ड ये टुंड्रा रीजन की एक कोल्ड विंड टाइप है और लोकल विंड है। ब्लिजार्ड आप ध्यान रखिए। बोरा आप ध्यान रखिए, ये भी कोल्ड और ड्राई विंड का टाइप है। ये पोलैंड, इटली, हंगरी इन रीजन्स में जो है वो उठता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट में जो है यहाँ पर आप याद रख सकते हैं एक फोहेन जो है ये हॉट है, ड्राई विंड का लोकल विंड का टाइप है। और ईस्टर्न अल्प्स का जो रीजन है, अल्प्स माउंटेन का जो रीजन है वहाँ पर ये उठता है। चिनूक ये भी बड़ा ही कॉमन लोकल विंड का टाइप है। ये हॉट है, ड्राई है, और रॉकीज माउंटेन जो है वहाँ पर ये उठता है। ये आप ध्यान रखिए। पेम्पेरो जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे रीजन में जो है वो कोल्ड विंड का एक टाइप है। बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। पहले आप सिंपली इतना याद रख लीजिए, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, कि लोकल विंड में कौन कौन से आते हैं। पेम्पेरो आ जाता है, चिन्नूक आ जाता है, फोहेन आ जाता है, बोरा आ जाता है, मिस्ट्राल आ जाता है, ब्लिजार्ड आ जाता है, नॉरवेस्टर आ जाता है। ये 6-7 टाइप याद रखिए। एक आधा एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी।
160 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किर्गिज लाइव इन, तो किर्गिज बोलते हैं कहाँ पर रहते हैं। अगर हम किर्गिज के रहने की बात करें तो किर्गिज कहाँ पर रहते हैं, किर्गिज ये ट्राइब आप कहिए ये वेस्ट सेंट्रल एशिया रीजन में रहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ट्राइब के बारे में ध्यान रखना है कि किर्गिज ट्राइब जो है ये पीपल जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन में रहते हैं। और कौन कौन सी ट्राइब आप ध्यान रख सकते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, यहाँ पर साउथ अफ्रीका दिया गया है। तो बोर्स एक ट्राइब है, बोर ट्राइब जो है ये डच सेटलर है और साउथ अफ्रीका में जो है वो रहते हैं। ठीक है, और भी ट्राइब के टाइप जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़े हैं, जैसे कि कुर्द ट्राइब हो गया, ये कुर्दिस्तान इराक में जो है वो रहते हैं। मसाई ट्राइब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तंजानिया और केन्या रीजन में जो है ये रहते हैं। और निग्रोज हो गया, निगोर्स जो है ये कहाँ पर रहते हैं निग्रोज, तो ये अफ्रीकन रीजन में जो है वो पाए जाते हैं। अफरीदी ट्राइब हो गया, अफरीदी ट्राइब जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन पाकिस्तान में आप कह लीजिए वहाँ पर ये रिजाइड करते हैं। हमीतीस ट्राइब हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन रीजन में जो है वो रहते हैं। बहुत सारी ट्राइब है, परंतु इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि सुनते रहिए टाइम टू टाइम। जब एग्जाम में आएगी ना कोई ट्राइब तो वहाँ पर माइंड में क्लैश हो जाएगा कि इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में नहीं है, और ऑप्शन एलिमिनेट होते होते आपके पास एक ही ऑप्शन फिर बच जाता है। ध्यान रखिए। 161 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, तो इनमें से बोलते हैं कौन सी एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। जब नहीं है आपसे पूछा गया है प्लांटेशन क्रॉप वो भी, तो शुगर केन जो है ये एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वैसे तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाना चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आती हैं प्लांटेशन क्रॉप के। आपने ध्यान रखना है कि प्लांटेशन क्रॉप में कॉफ़ी भी आता है, इसमें रबर भी आता है, इसमें शुगर केन भी आता है और इसमें टी भी आता है। इसके अलावा इसमें कोकोनट आता है, पाम ऑयल आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांटेशन क्रॉप में जो हैं वो आती हैं। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप के अलावा आप और भी क्रॉप्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी क्रॉप हैं? तो प्लांटेशन क्रॉप में आप और कौन कौन सी क्रॉप पढ़ते हैं? कोकोनट हो गया, कोकोआ हो गया, ये भी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। इसके अलावा जो हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है इंडिया में ख़ास तौर पर, उसमें एक खरीफ क्रॉप आती है, एक रबी क्रॉप्स आती हैं। तो खरीफ क्रॉप के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि कौन से महीने में ये उगाई जाती हैं, कौन से महीने में ये काटी जाती हैं, और कौन कौन से फसल के टाइप इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन एचएएस में भी देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट यूपीएससी में देखने को मिल जाता है। खरीफ क्रॉप में देखो, इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मई और जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। इनका हार्वेस्ट करने का महीना जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। इसमें जो अच्छी फसलें आती हैं वो चावल आ जाते हैं, राइस जिनको आप कहते हैं, जवार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, मेज आ जाता है, जूट आ जाता है, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो है वो खरीफ क्रॉप में आ जाती हैं। उसी तरह रबी क्रॉप भी होती हैं। रबी क्रॉप जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। जैसे कि आजकल जो फसलें उगाई हैं वो कहाँ पर आती हैं? वो रबी क्रॉप में आती हैं। और ये कब काटी जाएंगी? तो ये हार्वेस्ट करने का इनका जो बेस्ट टाइम होगा वो अप्रैल तक आ जाता है। इसमें जो है वो कौन से एग्जाम्पल आते हैं फसलों के? इसमें व्हीट आ जाता है, बार्ले, ऑयल सीड, पी, ग्राम और पोटैटो जो है वो आ जाता है। अभी कौन सा ईयर चला हुआ है? 2023 चला हुआ है। तो 2023 को जो है इम्पॉर्टेंट ईयर भी जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो घोषित किया गया है। 2023 को 2023 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये इसे किया गया है। अब इंडिया के प्रपोजल पर जो है वो किया गया है। इंडिया ने ही कहा था कि आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि बाकी क्रॉप्स जो हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है ना। और बाकी क्रॉप्स ऐसी हैं जो पानी बहुत ज़्यादा मांगती हैं, जैसे चावल बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं, पानी की समस्या भी जो है वो अर्थ पर आ रही है। तो मिलेट्स ऐसी होती हैं कि ये कहीं पर भी उग जाती हैं आसानी से। तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑफ मिलेट इसको घोषित किया गया है ताकि जो है वो मिलेट्स की लोग इसकी ओर ध्यान दें, लोग इन फसलों को खाने पर जो है वो जो ज़्यादा ध्यान दें और उगाने में भी जो है वो ज़्यादा ध्यान दें। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन, बोलते हैं द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 और 4 मंथ एवरी ईयर इज। तो बोलते हैं भारत का राज्य जहाँ पर हर वर्ष केवल 3 या 4 महीने सूखा मौसम रहता है। तो ये है आपका केरला। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। केरला देखो इम्पोर्टेंट स्टेट है।
इम्पॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि हम बहुत बार जब पढ़ते हैं तो केरला का एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं पर, चाहे लिटरेसी रेट हो गया, चाहे वुमेन सेफ्टी के ऊपर हो गया, या फिर एजुकेशन के ऊपर हो गया, हेल्थ के ऊपर हो गया, केरला सबसे पहले जो है वो वहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं पर मिल जाता है। केरला का क्वेश्चन जो हिस्ट्री से मिलता जुलता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था वो केरला में चली थी, अराउंड 1936 के करीब चली थी। इसका जो मेन एम था वो ये था कि लो कास्ट के जो लोग हैं, पीपल जो लो कास्ट के हैं, उनको जो हिंदू मंदिर हैं उनमें जो है वो एंट्री की परमिशन जो है वो दी जाए, ये इसका एम जो था वो था। तो ये मूवमेंट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। सबरीमाला का केस आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम न्यूज़ का खबरों में रहा था। तो सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर भी जो है वो केरला में जो है वो स्थित है। जब भी हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम इडुक्की परियोजना पढ़ते हैं। इडुक्की परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप कह लीजिए है। और इडुक्की परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये पेरियार नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं लिंक करके, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 155 क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं द ब्राइट हेवनली बॉडी विद अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इज कॉल्ड। तो बोलते हैं लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला आकाशीय पिंड कहलाता है। तो ब्राइट हेवनली बॉडी बतानी है जिसकी लॉन्ग टेल होती है, चमकीली जो आप कह लीजिए आकाशीय पिंड होता है वो, तो उसको कहते हैं कॉमेट, धूमकेतु उसको कहा जाता है। 155 का ऑप्शन सी सही आंसर है। धूमकेतु का नाम सुनते ही आपके मन में हेली कॉमेट का नाम ज़रूर आया होगा। हेली कॉमेट जो है 76 ईयर के बाद जो है वो अपीयर होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और कॉमेट्स के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉमेट जो हैं किसके चारों तरफ घूमते हैं? तो कॉमेट रिवॉल्व करते हैं, तो सूर्य के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करते हैं। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है रिमूव करते हैं। और इनकी टेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, शाइनिंग टेल जो है वो होती है। कॉमेट हमने यहाँ से पढ़ लिया, कॉन्स्टिलेशन हमने यहाँ से पढ़ लिया। सैटेलाइट यहाँ पर आता है। सैटेलाइट क्या होता है? देखो सैटेलाइट आपको पता है एक डिवाइस होती है, एक या फिर आप कृत्रिम उपग्रह इसको आप कह लीजिए कि कृत्रिम उपग्रह जो है इसको कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमना, या फिर अर्थ के हम तो पृथ्वी में रहते हैं ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ हमने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जो वेदर की इंफॉर्मेशन की जानकारी देते हैं, कम्युनिकेशन और भी ना जाने कितनी, मतलब सैटेलाइट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सैटेलाइट अगर फेल हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। और यहाँ से ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं पृथ्वी के चारों ओर, कोई भी प्लेनेट हो सकता है जिसके अराउंड जो है वो सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं। और पृथ्वी जो है इसका तो एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको मून कहते हैं, वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये आपने जान लिया कि सैटेलाइट क्या होते हैं, जो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमेंगे उसको सैटेलाइट कह देते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको हम खुद से भेजेंगे और वो अलग अलग चीज़ों में हमारी हेल्प करेंगे, मौसम की जानकारी में हेल्प करेंगे, वो डिफेंस में भी हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। और मैप जो होते हैं वहाँ पर भी सैटेलाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और नेचुरल सैटेलाइट में मून एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए 156 क्वेश्चन, बोलते हैं द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हरिकेन्स एंड टाइफून्स डेवलप एंड मैच्योर। देखो हरिकेन्स हमने पढ़ा था, टाइफून भी हमने पढ़ा था। बोलते हैं ये विकसित और परिपक्व होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो ये विकसित और परिपक्व कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं ओवर दी वाटर बॉडीज ओनली। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज़ के ऊपर ही जो है ये डेवलप और मैच्योर होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंटर ऑफ साइक्लोन जो है उसको क्या कहते हैं? उसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का, उसको आई ऑफ साइक्लोन जो है वो कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और ये तो आपको पता ही है कि हरिकेन साइक्लोन जो है ये कैरिबियन आइलैंड में उठते हैं, और अगर हम बात करें टाइफून की तो वो चाइना सी में जो है वो उठते हैं। और इंडिया में आपको पता है कि साइक्लोन्स ही इनको कहते हैं। आगे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा यहाँ पर बोलते हैं ना कि मैग्मा जो है
वो पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसको कहते हैं। क्या मैग्मा पृथ्वी पर हर जगह प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्मा जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर मैग्मा जो है वो पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन तो वही हो गई जहाँ पर वल्केनोज होंगे। जहाँ पर वल्केनोज होंगे वहाँ पर मैग्मा देखने को मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और जब भी हम रॉक की बात करते हैं तो आपके माइंड में इग्नियस रॉक आती है, सेडिमेंट्री रॉक आती है, मेटामॉर्फिक रॉक आती है। तो आपको पता है कि कौन सी रॉक कैसी है जो फॉर्म होती है मैग्मा और लावा की कूलिंग से, है ना। मैग्मा और लावा की जब कूलिंग हो जाती है और सॉलिडिफिकेशन हो जाती है तब इग्नियस रॉक जो है वो फॉर्म होती है। और इग्नियस रॉक की जब भी हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो इग्नियस रॉक में कौन कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो आते हैं? इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आ जाता है, गैब्रो आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। उसके बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें जो है, तो सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन आ जाता है, सिल्ट स्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, शेल आ जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक भी उसी तरह की रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल भी ज़रूरी है जानना। तो मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं? इसमें जो है स्लेट आ जाता है, मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्जाइट आ जाता है, ग्नीज आ जाता है, स्टीस्ट आ जाता है। ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच क्लाइमेट रीजन हैज़ द लीस्ट टेम्परेचर रेंज। तो बोलते हैं किस जलवायु क्षेत्र की न्यूनतम तापमान परास है। तो कौन सा क्लाइमेटिक रीजन ऐसा है जिसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो लीस्ट है, सबसे कम है। तो इसमें ऑप्शन है इक्वेटोरियल रीजन जो है वो सही आंसर है। इक्वेटोरियल रीजन भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है इसकी जलवायु क्षेत्र का तापमान जो है वो न्यूनतम होता है। इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पर साल भर बारिश होती है और यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो लगभग 250 सेंटीमीटर के करीब जो है वो होती है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बनता है 250 सेंटीमीटर का। और प्लांट जो इक्वेटोरियल रीजन में उगते हैं उनमें एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट आ जाता है, रबर ट्री आ जाता है, ग्राउंड नट जो है हो जाता है। ये प्लांट जो है अक्सर देखने को मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन होता है इसको जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी इसको एक्चुअली में जो है वो कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, ये इक्वेटर के साथ में जो है वो पाया जाता है। अच्छा, इक्वेटर का नाम मैंने अभी लिया, तो इक्वेटर जो है वो कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरता है? इक्वेटर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 10-11 कंट्रीज़ हैं, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक DRC जिसको कहते हैं, और युगांडा आ जाता है, केन्या आ जाता है, सोमालिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, इक्वेडोर आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, गैबोन आ जाता है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं, और भी शायद एक आधी कंट्री रह जाती होगी, परंतु लगभग मैंने बता दी। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसमें ब्राज़ील, कंबोडिया, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कोंगो, इन सारी कंट्रीज़ को आप ध्यान रखना। एक साओ टोम करके कंट्री है वो भी यहाँ पर आती है, और गैबोन तो हमने कवर कर लिया है। ध्यान हो तो कंबोडिया का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम में क्यूज की फॉर्म में। वो क्वेश्चन क्या था? वो था 19th नंबर की जो एशियन इंडियन समिट हुई है जो नवंबर 12, 2022 को हुई थी, वो कौन सी कंट्री में आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी कहाँ पर? कंबोडिया में। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लिंक आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इरिगेटिंग द मैक्सिमम एरिया इज। तो बोलते हैं अधिकतम क्षेत्र को सिंचित करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इनमें से जो अधिकतम क्षेत्र को पानी प्रोवाइड करवाती है, सिंचित करती है, वो परियोजना जो है वो पूछी गई है, उसका नाम पूछा गया है। तो भाखड़ा नंगल डैम, ये जो भाखड़ा नंगल परियोजना है ये अधिकतम एरिया जो है उसको सिंचित करती है। और ये कौन कौन से स्टेट्स को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों को जो है ये सिंचित करती है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से दिल्ली को भी पानी मिल जाता है, राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश का तो आपको पता ही है। ये आप ध्यान रखिए। इस परियोजना का जो काम था
वो वैसे तो देखो ये अलग अलग स्टेजेस में चलता रहा। इसकी बातचीत जो था वो 1944 में शुरू हो गई थी, उसके बाद 1945 में इसकी प्लानिंग पूरी हो गई, 1946 में काम शुरू हो गया, 1955 में उस टाइम के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू होते थे उनके द्वारा इस कार्य को जो था जो कार्य चला हुआ था उसको चालू करवा दिया गया और 1963 में फाइनली ये पूरा हो गया। ये आप ध्यान रखिए भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट दिया गया है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये बिहार में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। हीराकुंड परियोजना यहाँ पर दी गई है, ये उड़ीसा में स्थित है। महानदी जो एक नदी है उसके ऊपर ये बनी हुई है। और यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम दिया गया है। नागार्जुन सागर डैम जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट्स के बीच में आता है, कृष्णा नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। ये आप ध्यान रखिए। और भी इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि चंबल वैली प्रोजेक्ट हो गया, ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। मध्य प्रदेश राजस्थान ये दोनों स्टेट जो हैं यहाँ से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा रिहंद डैम हो गया। रिहंद डैम जो है ये सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। पोंग डैम आपको पता है ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। थेन डैम है एक, थेन डैम जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, पंजाब में जो है ये बना हुआ है। टिहरी डैम को आप कैसे भूल सकते हैं, ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, उत्तराखंड में जो है वो बना हुआ है। पहले तो मुझे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कमेंट करके जल्दी से आप बताइए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है जो चिपको मूवमेंट थी वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी। आपने ज़रूर सभी ने सुनी होगी, भूल जाते हैं कईयों के माइंड में अभी वो एग्जैक्टली डेट नहीं आ रही होगी। कमेंट करेंगे, एग्जैक्टली आपको ध्यान रहेगी, आने वाले एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी कि आपने कमेंट किया था उस वीडियो में, तो फिर वैसे आप लिंक चीज़ों को कर सकते हैं। तो कमेंट करके बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम का तो आपको पता ही है कि अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी स्टडी को जो है वो शेप दे सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली शेप जो है वो मिलती रहेगी, स्टडीज़ को रिवीजन होता रहेगा। तो देख लेना, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।